हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर ऑफ क्लास 8th हिस्ट्री, विच इज व्हेन पीपल रेबेल। जब लोग रेबेलियस होते हैं, विद्रोह करते हैं। और इसमें हम बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 और उसके आफ्टर इफेक्ट्स की। 1857 का रिवोल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है इंडियन हिस्ट्री में। इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम कहते हैं। इसी के बाद इंडिया में जो कंपनी का रूल है वो एंड होगा और उसको सक्सीड करेगा ब्रिटिश राज अंडर द ब्रिटिश क्राउन। और ये चैप्टर एक एनालिटिकल व्यू है कि किस तरीके से लोग डिससैटिस्फाइड थे ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज से, कैसे 1857 का रिवोल्ट प्लान किया गया और क्या फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स रहे। तो स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले एक पिक्चर आपको दी है। सिपॉयज एंड पीजेंट्स गैदर फोर्सेस फॉर द रिवोल्ट दैट स्प्रेड अक्रॉस द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इन 1857। सिपॉयज बोलते थे इंडिया के जो सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में थे। तो पिक्चर में वो और पीजेंट्स किसान इकट्ठा हुए हैं रिवोल्ट करने के लिए, जो कि 1857 में नॉर्थ इंडिया के प्लेन रीजन्स में फैल गया। और इसी के साथ पहला टॉपिक है पॉलिसीज एंड द पीपल। ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसीज थी और लोगों का क्या रिएक्शन था उसके ऊपर। इन द प्रीवियस चैप्टर्स यू लुक्ड एट द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज देखी एंड द इफेक्ट दे हैड ऑन डिफरेंट पीपल, और उनका क्या इफेक्ट था अलग अलग लोगों पर। किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सोल्जर्स वर ऑल अफेक्टेड इन डिफरेंट वेज। सभी लोग किसी न किसी तरीके से अफेक्टेड थे, चाहे वो राजा है, रानी है, पीजेंट्स किसान हैं, जमींदार्स हैं, ट्राइब में रहने वाले लोग हैं जो जंगल्स में, हिल्स में रहते हैं, या फिर सोल्जर्स हैं। You have also seen how people resist policies and actions that harm their interests or go against their sentiments। हमने ये भी देखा कि लोग किस तरीके से उन पॉलिसीज को, उन एक्शंस को रेजिस्ट करते हैं, मानने से मना करते हैं, जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है या फिर उनके सेंटिमेंट्स को, उनकी भावनाओं को हर्ट करता है। अभी वन बाय वन इनको देखेंगे। सबसे पहले नवाब्स लूज देयर पावर। नवाब्स अपनी पावर लूज कर रहे थे। सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब्स एंड राजास हैड सीन देयर पावर इरोड। मिड 18th सेंचुरी के बाद नवाब्स और राजा ने देखा कि उनकी पावर्स जो हैं, शक्तियां, वो धीरे धीरे उनसे छिन रही है। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर। उनका ऑनर, सम्मान, उनकी अथॉरिटी धीरे धीरे वो लूज कर रहे हैं। रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशन्ड इन मेनी कोर्ट्स। बहुत सारे नवाब के कोर्ट में रेजिडेंट्स को स्टेशन कर दिया गया। रेजिडेंट एक ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्सन होता था जो कि सभी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस थे उसमें इंटरफेयर करता था। द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड। उनकी फ्रीडम, जिस तरीके से वो अपने राज्य को चलाना चाहे, वो धीरे धीरे कम हो रही थी। देयर आर्म फोर्सेस डिसबैंडेड। उनके आर्म फोर्सेस को डिसबैंड कर दिया गया। अभी वो खुद की फोर्स भी नहीं रख सकते। ये हुआ था अंडर सब्सिडरी अलायंस। ब्रिटिशर्स ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम अपनी फोर्स आपके यहाँ पर मेंटेन करेंगे, खर्चा आप देंगे उसका, अगर कोई आप पर अटैक करता है हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी खुद की आर्मी नहीं होगी। एंड द रेवेन्यू एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेजेस। एक एक करके उनके जो रेवेन्यू सोर्सेज थे, जो उनकी टेरिटरीज थी, ईस्ट इंडिया कंपनी उनको टेक अवे कर रही थी। Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interest। अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रूलिंग फैमिलीज ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नेगोशिएट करने की भी कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द हेयर ऑफ द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने कहा उनके हस्बैंड की डेथ के बाद जो झांसी राज्य है वो उनके सन को चला जाना चाहिए, जो कि अडॉप्टेड था, उन्होंने गोद लिया हुआ था। ये भी मना कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पास किया था कि अगर कोई भी राज्य का जो राजा है वो नेचुरल एयर के बिना, अपने सन उत्तराधिकारी के बिना मरता है तो वो राज्य ब्रिटिशर्स को चला जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को चला जाएगा। अडॉप्टेड सन को उसका एयर, उसका उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। दूसरा, नाना साहिब थे जो अडॉप्टेड सन थे पेशवा के, ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, प्लीडेड दैट ही बी गिवन हिज फादर्स पेंशन व्हेन द लैटर डाइड। उनके फादर को पेंशन मिलती थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो उन्होंने कहा कि उनकी डेथ के बाद वो पेंशन मुझे मिलनी चाहिए। हाउएवर द कंपनी, कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटी एंड मिलिट्री पावर्स, टर्न डाउन दीज प्लीज। लेकिन कंपनी जो खुद को सुपीरियर समझने लगी थी, कॉन्फिडेंट थी क्योंकि उसके पास मिलिट्री पावर्स थी, उसने इन सभी रिक्वेस्ट को मानने से मना कर दिया। अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड। अवध उन कुछ लास्ट टेरिटरीज में था जिसको एनेक्स किया गया, अपने कब्जे में लिया गया। 1801 में एक सब्सिडरी अलायंस इंपोज की गई अवध के ऊपर। सब्सिडरी अलायंस मतलब अवध के जो नवाब थे अब खुद की आर्मी मेंटेन नहीं कर सकते थे और 1856 में उसको टेक ओवर कर लिया गया। गवर्नर जनरल डलहौजी थे उस टाइम पर,
उन्होंने डिक्लेयर किया दैट द टेरिटरी वॉज बीइंग मिसगवर्न, कि जो नवाब है अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहे हैं उस टेरिटरी को, और ब्रिटिश रूल की ज़रूरत है वहाँ पर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये बात सही थी, मिसगवर्न था, लेकिन नवाब के पास रेवेन्यू के ही सोर्सेज नहीं थे, कोई पावर नहीं थी, कोई डिसीजन वो खुद से नहीं ले सकते थे। और ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स लोगों की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उसको एनेक्स किया था उन्होंने, उनके अपने खुद के इंटरेस्ट थे। द कंपनी इवन बिगैन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। लास्ट डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी को कैसे खत्म किया जाए, ये भी कंपनी ने प्लान करना शुरू किया। द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। पहले जो कॉइन मिंट करती थी कंपनी, उसके ऊपर मुगल किंग का नाम होता था, उसको रिमूव कर दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने अनाउंस किया दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट में वो रह रही थी उस टाइम पर, उन्होंने कहा कि इनकी डेथ के बाद आपको वहां से निकलना होगा, शिफ्ट होना होगा, एंड गिवन अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिजाइड इन, हम आपको दिल्ली में कोई और जगह देंगे रहने के लिए। फिर 1856 में डलहौजी चले गए, गवर्नर जनरल कैनिंग आए, उन्होंने डिसाइड किया दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग, ये आखिरी मुगल किंग होंगे, एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ हिज डिसेंडेंट्स वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग्स। इसके बाद जो भी इनके डिसेंडेंट्स हैं, वंशज हैं, उनको किंग्स नहीं माना जाएगा, दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंसेस, उनको सिर्फ प्रिंस समझा जाएगा, राजा नहीं राजकुमार समझा जाएगा। तो इस तरीके से नवाब्स भी परेशान थे। अब नेक्स्ट है पीजेंट्स और सिपॉइज। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार्स रिजेंटेड द हाई टैक्सेस। कंट्री साइड गाँव में जो पीजेंट्स और जमींदार्स थे वो हाई टैक्स से बहुत परेशान थे, एंड द रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, और रेवेन्यू कलेक्शन का जो मेथड था वो बहुत ही रिजिड, बहुत ही सख्त था, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं थी कि अगर मान लीजिए फसल अच्छी नहीं हुई किसी भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से तो भी उनको उतना ही टैक्स देना पड़ता था। मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स, टैक्स देने के लिए वो लोन्स लेते थे मनी लेंडर्स से, फिर लोन वापस नहीं दे पाते थे, और ग्रेजुअली लॉस द लैंड दे हैड टिल्ड फॉर जनरेशंस। कई जनरेशंस, जो पीढ़ियां जिस जमीन को टिल करती हुई आ रही थी, फिर वो उसको लूज कर देते थे। The Indian sepoys in the employ of the company also had reasons for the discontent. जो सिपाहीज थे, इंडियन सोल्जर्स थे, कंपनी ने जिनको एम्प्लॉय किया था, उनके खुद के रीजन थे डिस्कंटेंट के, नाखुश होने के। दे वर अनहैप्पी अबाउट द पे अलाउंसेस एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस। वो खुश नहीं थे, उनको जो पे दी जाती थी, सैलरी थी, उनके अलाउंस दिए जाते थे और सर्विस की कंडीशन थी। सम ऑफ द न्यू रूल्स मोर ओवर वायलेट देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज एंड बिलीव्स। कुछ नए ऐसे रूल्स भी आए जिनसे उनको लगा कि उनके जो धर्म के, रिलीजन के कुछ मान्यताएं हैं वो वायलेट हो रही है। डिड यू नो दैट इन दोज डेज मेनी पीपल इन द कंट्री बिलीव दैट इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट। उस टाइम पर एक बिलीव था इंडिया में कि अगर आप सी को क्रॉस करते हो, समुद्र के रास्ते कहीं जाते हो, तो आपका धर्म और आपकी जाति जो है आप उसको लूज कर देंगे, वो भ्रष्ट हो जाएगा धर्म आपका। So when in 1824 the sepoys were told to go to Burma, 1824 में जब एंग्लो बर्मा वॉर हुआ, तो इंडिया से बर्मा लोगों को ले जाया गया बाय द सी रूट टू फाइट फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए आप फाइट करेंगे, सी रूट से वहां पर जाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया इस ऑर्डर को मानने से। दो दे अग्रीड टू गो बाय द लैंड रूट, हालांकि उन्हें जाना पड़ा, अब वो लैंड रूट से गए। दे वर सीवियरली पनिश्ड, सीवियरली उनको पनिश किया गया, पनिशमेंट मिली, सजा मिली। एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन, ये इशू वहीं पर खत्म नहीं हुआ, तो 1857 में कंपनी ने पास किया एक नया लॉ जो ये कहता था दैट एवरी न्यू पर्सन हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनीज आर्मी, कोई भी नया पर्सन जो अभी कंपनी की आर्मी में आएगा, हैड टू अग्री टू सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड, उसको ओवरसीज भी भेजा जा सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो। सिपाहीज ऑल्सो रिएक्टेड टू वॉट वॉज हैपनिंग इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड में विलेजेस में जो हो रहा था, सिपाहीज उस पर भी रिएक्ट कर रहे थे। मेनी ऑफ देम वर पीजेंट्स, बहुत सारे जो सिपाही थे वो गांव से बिलोंग करते थे, वहां पर उनकी फैमिली रह रही थी। सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपाहीज, तो पीजेंट्स का जो एंगर था वो जल्दी ही सिपाहीज में भी फैल गया। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स। ब्रिटिशर्स ने कुछ रिफॉर्म्स की, इंडियन सोसाइटी में कुछ सुधार की कोशिश की, अभी लोगों का उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स रहा। द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड, ब्रिटिशर्स को लगा इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म की जरूरत है। लॉज वर पास्ड, कानून बनाए गए टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती, अभी आप सती को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, एंड टू एनकरेज द री मैरिज ऑफ विडोज, विडोज की, विधवा की दोबारा शादी को एनकरेज किया गया। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन को एक्टिवली प्रमोट किया गया। 1830 के बाद द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन,
क्रिश्चियन मिशनरीज जो इंडिया में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए आई थी वो फ्रीली अभी फंक्शन कर सकती थी एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी, लैंड और प्रॉपर्टी को भी वो खरीद सकती थी, ओन कर सकती थी। 1850 में एक नया लॉ पास किया गया टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर, ताकि लोग आसानी से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो सके। इस लॉ ने अलाउ किया एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। कहा गया कि जो लोग क्रिश्चियन बनेंगे वो इजीली अपने एंसेस्टर्स की, जो पूर्वज हैं, उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं। मैनी इंडियन बिगैन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन्स। अभी इतने जो चेंजेस वो कर रहे थे तो इंडियंस को लगा कि वो उनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सोशल कस्टम्स को और उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज द एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। अभी ऐसा नहीं कि सभी ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे। अगर सती की हम बात करें तो हिंदू रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय ने बहुत वर्क किया है इसके लिए। तो कुछ इंडियंस भी थे जो चेंजेस चाहते थे। इनके बारे में हम रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स वाले चैप्टर में रीड करेंगे, चैप्टर 7 में। नाउ थ्रू द आइज ऑफ द पीपल, ये देखा हमने लोग किस तरीके से डिसकंटेंटेड थे, पीजेंट्स, सिपॉइज, नवाब्स, एंड देन जो रिफॉर्म वो कर रहे थे उससे लोगों को लगा रिलीजन को खतरा है। नाउ लोगों की आंखों से लोग कैसा सोचते थे। टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के बारे में लोग उस टाइम पर क्या सोच रहे थे, इसके लिए हम दो सोर्सेस को स्टडी करेंगे, सोर्स 1 एंड सोर्स 2। दिस इज सोर्स 1, द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। गिवन हेयर आर एक्सर्ट्स फ्रॉम द बुक माझा प्रवास। यहाँ पर एक बुक है माझा प्रवास, उसके कुछ पार्ट्स आपको दिए हैं जो कि विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी है। ये एक ब्राह्मण थे महाराष्ट्र के विलेज से। वो और उनके अंकल जा रहे थे एक यज्ञ अटेंड करने के लिए मथुरा। विष्णु भट्ट लिखते हैं दैट दे मेट सम सिपॉइज, वो कुछ सिपॉइज से मिले रास्ते में जिन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें आगे प्रोसीड नहीं करना चाहिए इस जर्नी में, क्योंकि मैसिव अपहीवल वाज गोइंग टू ब्रेक आउट इन 3 days। 3 दिनों में ही बहुत अपहीवल यहाँ पर होने वाला है, बहुत कोहराम मचने वाला है। द सिपॉय सेड, सिपॉय ने क्या कहा, द इंग्लिश वर डिटर्मिन्ड टू वाइप आउट द रिलीजन्स ऑफ हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। इंग्लिश जो है, ब्रिटिशर्स हैं, वो बहुत डिटर्मिन्ड है कि उन्हें हिंदू और मुस्लिम के रिलीजन को वाइप आउट करना है, हमारे धर्म को वो एकदम नष्ट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने 84 रूल्स की एक लिस्ट बनाई है और उनको अनाउंस किया है इन द गैदरिंग ऑफ ऑल बिग किंग्स एंड प्रिंसेस इन कैलकाटा। कैलकाटा के बड़े राजाओं और प्रिंसेस के सामने उन 84 रूल्स को अनाउंस उन्होंने किया। दे सेड दैट द किंग्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, रिफ्यूज, लेकिन जो किंग्स थे उन्होंने उसे मानने से मना कर दिया उन रूल्स को, और वार्न किया इंग्लिश को ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर ऐसा आपने किया तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए आप तैयार रहना, और मैसिव अपहीवल होगा अगर इनको इम्प्लीमेंट किया गया 84 रूल्स को। दैट द किंग्स ऑल रिटर्न टू देयर कैपिटल्स इन ग्रेट एंगर। उसके बाद वहां से जो किंग्स थे वो बहुत गुस्से में अपनी कैपिटल वापस आ गए। ऑल द बिग पीपल बिगैन मेकिंग प्लान्स, बड़े बड़े लोगों ने अभी प्लान बनाना शुरू कर दिया है। डेट फिक्स कर दी गई है वॉर की, ऑफ रिलीजन, धर्म के वॉर की, युद्ध की। एंड द सीक्रेट प्लान हैड बीन सर्कुलेटेड फ्रॉम द कैंटोनमेंट इन मेरठ बाय लेटर्स सेंड टू डिफरेंट कैंटोनमेंट्स। और जो मेरठ का कैंट एरिया है वहां से डिफरेंट कैंटोनमेंट्स में ये लेटर सर्कुलेट कर दिया गया है कि क्या उनका सीक्रेट प्लान है। सोर्स 2, देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। सभी रेजिमेंट में जल्दी ही लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। अनदर अकाउंट वी हैव फ्रॉम दोज डेज आर द मेमोइर्स ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे। एक और जो मेमोइर है, मेमोइर मतलब जो कुछ याद करके किसी ने लिखा है, वो सीताराम पांडे का है। सीताराम पांडे जिनको रिक्रूट किया गया था 1812 में एज सिपॉय इन बंगाल नेटिव आर्मी। उन्होंने इंग्लिश को सर्व किया 48 ईयर्स तक और 1860 में वो रिटायर हुए। उन्होंने हेल्प की ब्रिटिशर्स को टू सप्रेस द रेबेलियन। 1857 का जो रेबेलियन हुआ था उसको सप्रेस करने में, उसको दबाने में, जबकि उनका खुद का जो सन था वो रेबेल था। एंड वॉज किल्ड बाय ब्रिटिश इन फ्रंट ऑफ हिज आइज। ब्रिटिशर्स ने उनके सन को मार दिया उनकी आंखों के सामने। रिटायरमेंट पर ही वॉज परसुएडेड, उनको परसुएड किया गया, फोर्स किया गया। उनके कमांडिंग ऑफिसर नॉर्गेट ने उनको परसुएड किया टू राइट हिज मेमोइर्स कि आपकी जो यादें हैं उनको लिखिए, सर्विस के दौरान जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे। उन्होंने इस राइटिंग को कंप्लीट किया 1861 में अवधि में, और नॉर्गेट ने इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में एंड हैड इट पब्लिश्ड अंडर द टाइटल, और इसको टाइटल दिया गया फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार, सिपॉय से सूबेदार तक। कुछ एक्सर्प्ट्स पार्ट्स उसके आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सीताराम पांडे क्या लिखते हैं,
इट इज माई हम्बल ओपिनियन दैट द सीजिंग ऑफ अवध फिल्ड द माइंड्स ऑफ सिपॉइज विद डिस्ट्रस्ट, कि जब ऐसा मुझे लगता है कि जब ब्रिटिशर्स ने अवध को सीज किया तो उससे जो सिपॉइज थे उनके मन में एक डिस्ट्रस्ट आ गया एंड लेट देम टू प्लॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और फिर सिपॉइज ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्लॉट किया. एजेंट्स ऑफ द नवाब ऑफ अवध एंड ऑल्सो द किंग ऑफ दिल्ली वर सेंट ऑल ओवर इंडिया टू डिस्कवर द टेम्पर ऑफ द आर्मी. अवध के जो नवाब थे उन्होंने और दिल्ली के किंग ने अपने कुछ एजेंट्स को भेजा ऑल ओवर इंडिया में कि आर्मी का टेम्पर क्या है, जो सिपॉइज है वो कैसा फील कर रहे हैं, इसको पता करके आओ. दे वर्क अपॉन द फीलिंग्स ऑफ सिपॉइज, सिपॉइज की फीलिंग्स पर उन्होंने वर्क किया. टेलिंग देम हाउ ट्रेचरसली द फॉरनर्स हैड बिहेव्ड टुवर्ड्स देयर किंग्स, और वहां पर जाकर उन्होंने आर्मी के जो सिपॉइज थे इनके एजेंट ने उन्हें बताया कि कैसे धोखे से फॉरनर्स ने बिहेव किया है उनके राजा के साथ. दे इन्वेंटेड 10,000 लाइज, 10,000 लाइज झूठ उन्होंने बोले. एंड प्रॉमिस टू परसुएड द सोल्जर्स टू म्यूटनी, और कहा सोल्जर्स को कि तुम म्यूटनी कर दो. म्यूटनी मतलब सोल्जर्स जब उनके जो ऑफिसर्स हैं, कमांडिंग ऑफिसर, उनकी बात मानने से मना कर दे, रिबेलियस हो जाए, उसको म्यूटनी बोलते हैं. एंड टर्न अगेंस्ट देयर मास्टर्स द इंग्लिश, और इंग्लिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अगेंस्ट आप हो जाओ. विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्टोरिंग द एम्परर ऑफ दिल्ली टू द थ्रोन, और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो दिल्ली का थ्रोन है उस पर फिर से उसकी गद्दी पर एम्परर को बैठाना. ये ऑब्वियसली उन्होंने परसुएशन में लिखा है, लिखवाया गया है उनसे एक अलग पिक्चर पेंट करने के लिए कि क्या रीजन थे 1857 के रिवोल्ट के. दे मेंटेन्ड दैट दिस वॉज होली विद इन द आर्मीज पावर इफ द सोल्जर्स वुड ओनली एक्ट टुगेदर एंड डू एज दे वर एडवाइज्ड, और उनके एजेंट्स ने कहा कि ये सिर्फ आर्मी की पावर है कि वो जो ब्रिटिशर्स हैं उनको बाहर भेज सकते हैं अगर वो सभी एक साथ मिलकर एक्ट करें और जैसा उनको एडवाइस किया गया है उस तरीके से वैसा ही करें. ओके, सोर्स 2 आगे भी कॉन्टिन्यूड है. पिक्चर आपको दी है. रेबल सिपॉइज एट मेरठ अटैक ऑफिसर्स, कि यहाँ पर जो सिपॉइज थे कैसे उन्होंने ऑफिसर्स पर अटैक किया. एंटर देयर होम्स, उनके घरों में वो घुस गए, बिल्डिंग्स में आग लगा दी. ये पिक्चर्स उस टाइम पर जो ब्रिटिश पेंटर्स थे उन्होंने ही बनाई है या फिर ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में बनाई गई है, तो ये एक बहुत ही बायस्ड पिक्चर शो करती है. चलिए कंटिन्यू करते हैं. जो कि लिखा था सूबेदार सीताराम पांडे ने. It chanced that about this time the Sarkar sent parties of men from each regiment to different garrisons for instructions in the use of new rifles. तो ऐसा कुछ चांस रहा कि इसी टाइम पर सरकार ने कुछ लोगों को भेजा डिफरेंट गैरिसन्स में नई जो राइफल आई थी उनको कैसे यूज करना है सिपॉइज को ये सिखाने के लिए. These men performed the new drill for some time, कुछ टाइम तक ये जो लोग भेजे गए थे इन्होंने अपना काम किया. Until a report got about by some means or the other, फिर पता नहीं कैसे ये एक बात फैल गई, that the cartridges used for these new rifles were greased with the fat of cows and pigs, कि इन नई राइफल के जो कार्ट्रिजेस हैं जो इनमें भरे जाते हैं वो ग्रीस्ड है काउ और पिग के फैट से. The men from our regiment wrote to other in the regiment telling about this, हमारे यहाँ के जो लोग थे उन्होंने दूसरे रेजिमेंट के लोगों को ये बात लिखी. And these were soon excitement, there were soon excitement in every regiment, ये सुन के सभी रेजिमेंट में एक हलचल सी मच गई, सभी लोग एक्साइटेड हो गए. Some men pointed out that in 40 years service nothing had ever been done by the सरकार to insult their religion. कुछ लोगों ने कहा भी कि सरकार ने 40 साल की सर्विस में कभी कुछ ऐसा नहीं किया है जो हमारे रिलीजन को इंसल्ट करे. But as I have previously mentioned that the sepoys mind had been inflamed by the seizure of Oudh, लेकिन जैसा मैंने कहा सिपाहियों का जो माइंड था वो पहले से इन्फ्लेम था, वो पहले से ही गुस्से में थे अवध के सीजर के बाद. Interested parties were quick to point out that the great aim of English was to turn us all into Christians, और जो इंटरेस्टेड पार्टीज थी जो चाहती थी कि सिपाही बढ़ के, उन्होंने फिर ये बात फैला दी कि हमने तो पहले ही कहा था कि इंग्लिश जो है वो सभी को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं. एंड दे हैड देयरफॉर इंट्रोड्यूस्ड द कार्ट्रिजेस इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस अबाउट, और इसीलिए उन्होंने ये कार्ट्रिजेस को इंट्रोड्यूस किया है. सिंस बोथ मोहम्मदन्स एंड हिंदूज वुड बी डिफाइल्ड बाय यूजिंग इट, क्योंकि दोनों ही जो मुस्लिम्स हैं हिंदूज हैं वो इनको यूज करके उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा. द कर्नल साहेब वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द एक्साइटमेंट विच एवर ही कुड नॉट फेल टू सी, उन्होंने कहा कि जो एक्साइटमेंट है जो दिखाई दे रही है ऑब्वियस है जो बहुत वुड पास ऑफ, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी. एज इट हैड डन बिफोर, जैसा कि पहले भी हुआ था, जो हुआ नहीं, ये रिवोल्ट में कन्वर्ट होगी 1857 में. एंड ही रिकमेंडेड मी टू गो टू माई होम, उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपने घर चले जाओ.
ये उनका व्यू है, थोड़ा सा प्रिजुडिस्ड है, इन्फ्लुएंस्ड है, बट स्टिल थोड़ा सा आइडिया हमें मिला कि लोग उस टाइम पर सोच क्या रहे थे और क्या रीजन रहे, इमीडिएट रीजंस क्या रहे 1857 के रिवोल्ट के। अभी नेक्स्ट टॉपिक है द म्यूटनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन, इसको हम कवर करेंगे सेकेंड पार्ट में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।